का पहला वर्ड है प्रॉब्लम। कहानी वहां से शुरू करें, ठीक है। हम सबको एट वन स्टेज और अनदर we come across something where we have to solve this thing. अगर आप रिसर्चर हैं तो एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम पोज करते हैं रिसर्च क्वेश्चन। अगर आप पब्लिक पॉलिसी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं एजेंडा सेटिंग, या हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप डिसीजन मेकिंग में किसी भी लेवल के ऊपर हैं तो आप फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको क्या पढ़ाया जा सकता है या नहीं, और किस तरह हम इनकलकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग को, दिस इज द थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। I will be requiring your input a lot from that, and when we say that how we are going to implement that, you are my colleagues. Basically, it's not more of a student teacher kind of a relationship, it's more interactive, and you will be coming up with your own examples. You must have adapted that thing during your course of job and stuff. तो पहले तो ये बताएं कि जो हम पढ़ा रहे हैं अपने curriculum में, या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को या नहीं। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को रेफर करूंगा तो मेरा मकसद ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये कमरा फ्लैट और मैं चाहता हूँ कि ये फ्लैट ना रहे, यहाँ पे ऑडिटोरियम की सेटिंग हो जाए, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास तो कोई बुकलेट नहीं है जिसमें मैं बता सकूं कि इसको क्या करना। मैं क्या करूंगा, मैं उनको कहूंगा कि आप बताएं कैसे करना, ठीक है। इसको मिस इंटरप्रेट ऐसे नहीं करना कि हमने कुछ सिखाना नहीं है, आप जाके खुद सीख के आ जाएं फिर मुझे बताएं इसका जवाब कैसे। Some people misconstrue that in that students are not is their job to do that. ये सिखाना हमारा काम है, मगर उनको अनलीश करना भी हमारा। मुझे ये सवाल, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखूंगा तो मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफे का नाम क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन ही नहीं, ये तो मेमोराइजेशन का क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों पाकिस्तान गरीब और क्यों अमेरिका अमीर, दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको चैलेंज करेगा, और वो चैलेंज आप उसको सॉल्व करने के लिए कोई राइट एंड रॉन्ग वे नहीं होगा। मैं आपको उसका बेस्ट पॉसिबल वे नहीं बता सकता, मैं आपको टूल्स दे सकता जिनकी मदद से आप उसको आंसर कर सकते हैं। वो टूल्स क्या करेंगे, वो टूल्स आपको केपेबल करेंगे उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, लेकिन उसका ये नहीं होगा कि आप अगर कुछ और तरह उसको जवाब देंगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है एज अ एवेल्युएटर, एज अ टीचर, क्योंकि हर एक जवाब अपने ओन में एक ठीक जवाब है, तो मुझे एवेल्युएट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरा जॉब है तो मुझे ये करना। तो अगर आप, मसला ये है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का कि शुरू से प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सिखाई नहीं जाती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिस है क्रिटिकल थिंकिंग। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो आप तो मिसफिट हैं। आपको जवाब वो देना है जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने टेक्स्ट बुक में खुद पढ़ा है या मेरे उस्ताद ने मुझे नोट्स में दिया था, और मैं वो आपको बताऊं, ये जवाब। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने तो कहीं कुछ और तरह पढ़ा है, तो मैं आपको एक शट अप कॉल देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ ये सब गलत है, मैं बता रहा हूँ जवाब ये देना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किधर से आएगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हो ही नहीं रही, आप उसको ट्रेन नहीं कर सकते। I have the experience and kind of privilege of teaching at Florida State University as well for 2-3 years. जब मैंने अंडरग्रेड को पढ़ाना शुरू किया तो उसमें एक कोर्स का एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि वो एक ऐसे लिखा, और ऐसे भी पॉलिसी के ऊपर, और वो स्टूडेंट्स से हाई स्कूल से आते थे और 3rd 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे। I wasn't expecting, to be honest, anything from them. I just gave them certain topics and I told them that do some research on that, whatever जो उनकी capabilities थी, और मुझे बताएं कि इसको कैसे आंसर करें।
and the way they came up with the answers was so enchanting even for me कि ये लोग इस तरह भी सोच सकते। एक अंडर ग्रेड का बच्चा, हम सब डील करते रहते हैं, BS BA भी है, आपसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? जब आप उसको क्लास में खड़ा करते हैं तो वो बिल्कुल वो डिसोरिएंट हो जाता है, उसको ये नहीं समझ आती कि ये मेरी सज़ा है या आप उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, मगर वो बिल्कुल ऐसा फील करता है जैसे मुझे कोई सज़ा दे दी गई, क्योंकि खड़ा करने का मतलब यहाँ सज़ा है, आप किसी को क्लास के सामने इस तरह नहीं करते। वहाँ पे वो दे इनकरेज दिस थिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट, जब वो स्कूल गोइंग से शुरू करते हैं और इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि क्रिटिकल थिंक करें, और उनको इस पे भी इनकरेज करते हैं कि कोई जवाब गलत जवाब नहीं है। तो इसीलिए ग्रेड 6 तक तो एग्जाम्स ही नहीं हो रहे होते, असेसमेंट्स हो रही होती हैं क्लास में, हाँ वो ऑन ट्रैक है, चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं, मगर पास फेल नहीं है, बस सब जा रहे। तो वो इतना बुरा सिस्टम है कि उनको ये बात समझ नहीं आती कि डंडे से सारा चलना चाहिए, और पढ़ाई तो तब होती है जब आप मारते हैं और जब आप लोगों को डिस्करेज करते हैं या आप स्टिग्मेटाइज करते हैं कि ये लायक है और वो नालायक है। ये तो इस तरह सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई जाती यहाँ पे एटलीस्ट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सजेस्ट इन दिस मॉड्यूल हियर इज दैट things are changing and our workforce is going to compete internationally, otherwise this country is going down the drain, to be honest। ठीक है, जो हाल है वो हम सब देख रहे हैं पिछले 6 महीने में, या कुछ अरसे में आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप लोगों को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे सकें। क्यों? क्योंकि आपको एक 1.2 बिलियन की ट्रांच नहीं मिली। 1.2 बिलियन कुछ पैसे नहीं। आप मीडियोकर यूनिवर्सिटी उठाएं, गूगल सर्च करें, फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा स्टेट की या फॉर एग्जांपल नॉर्थ कैरोलिना की, तो उनका एंडाउमेंट जो है वो $60 बिलियन, जो उनके पास कैश रिजर्व पड़ा है। आपको 1.2 बिलियन डॉलर ना मिले तो आप अपने मुल्क के लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते। Now this is really stark situation। ठीक है, इसने किया था, उसने किया था, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ बनाते नहीं, हम कुछ भी नहीं बनाते। हमारा प्रॉब्लम ये है। क्यों कुछ मुल्क अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं? क्योंकि कुछ मुल्क बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। कुछ लोग खरीदते हैं, हम खरीदते हैं। जब आप खरीदते हैं तो आप हमेशा गरीब हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं बनाते। आएंगे ये चीज़ों पे, it's not, it's like more bookish, we will go through it। Important thing is how to think in a problem solving way। I met German ambassador some time back। हम स्टूडेंट्स को लेके गए थे हरिपुर में, एक GIZ का कोई प्रोजेक्ट था, तो वहाँ जर्मन एम्बेसडर था, तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। उसने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान गया, तो वहाँ पे लोकल्स ने छोटे छोटे स्प्रिंग्स आ रहे होते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी मोटर लगाई होती है, बिजली, घर को बिजली देते हैं और उस एरिया को बिजली देते हैं। तो मैंने उनको कहा मोटर दिखाएं। जर्मन्स आर, बाय द वे वी ऑल नो दैट जर्मन्स आर वेरी गुड टेक्नोलॉजी। तो उसने कहा मुझे ये मोटर दिखाएं, और मोटर लेके आया, कहने का बिल्कुल सिंपल सा एक टरबाइन था। तो कहने लगा, मैंने कहा आप लोग बनाते हैं? कहने लगा नहीं, चाइना से। तो कहने लगा, मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं बनाते? तो कहने लगी ये मुश्किल है। तो कहने लगा, मैंने उसको कहा सो यू आर टेलिंग मी दैट यू कैन मेक atomic bomb but you cannot make this turbine, what kind of a thinking that is? तो उसने कहा ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आप बेगर ही रहेंगे, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। सो दिस इज हाउ। और वो कब प्रोड्यूस होगा? जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करेंगे, क्योंकि यहीं से तो सॉल्यूशंस आएंगे। मुझे अगर बाबू बनाने हैं, बाबू और ब्यूरोक्रेट्स बनाने हैं, तो फिर तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, सारे लोग बैठ के CSS के एग्जाम दे रहे होते हैं और वो किताबें पढ़ के उसको तोते की तरह रट के और उसके बाद फिर वो हमें खिलाते हैं। लेकिन अगर आपने बनाना है इस मुल्क को आगे कि ये प्रोड्यूस कर सकें, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकलकेट करने होंगे। ये आप लोगों का बैकग्राउंड कहाँ से है? ज़्यादातर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं सारे, कोई टेक्निकल फील्ड से तो नहीं है? फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सारे? This is basically the mother science of all। यहाँ पे
जितनी भी चीज अगर कोई मुल्क मैथमेटिक्स समझता है तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। साउथ कोरिया के एग्जाम्पल ले लो, जापान के एग्जाम्पल ले लो, इवन इंडिया, दे आर वेरी गुड मैथमेटिक्स, दे आर सुपर मैथमेटिक्स। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाई वगैरह। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम ये करेंगे कि अगर ये मुझे डिस्प्ले कर दें, इसको मैं थोड़ा लेट करूँगा, इसको मैं मैक्सिमाइज यहाँ से शुरू करूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट सिचुएशंस में हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि ये है क्या, ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने MBA BBA वगैरह किया हुआ है तो ये डिसीजन मेकिंग सिंपल मॉडल है जो कि हर जगह पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव्स देख लें, फिर इवैल्यूएट करें अल्टरनेटिव्स को, फिर बेस्ट सॉल्यूशन को पिक करें, फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर उसका फॉलो करें। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही रिलेवेंट किस्म का मॉडल है जो बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम का वर्ड जब भी आएगा उसमें यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2+2 क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर दो गाड़ियां जा रही हैं और उन दो गाड़ियों की स्पीड चेंज होती है तो कौन सी पहले पहुंचे, ये कॉन्सेप्ट वही है। आपने उसी को ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मकसद तो वही 2 जमा 2 ही करना है, लेकिन उस 2 जमा 2 के साथ 3 को माइनस करना है, क्योंकि इसीलिए हमारे बच्चे ये बेसिक अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको आप ऑपरेशंस तो सिखा देते हैं लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई या क्यों करना, डिवाइड क्यों करना। तो दिस इज what we call as problem. Uniqueness बहुत important है। प्रॉब्लम जब भी आप स्टूडेंट को बताएंगे तो आपने फॉर एग्जांपल आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फील्ड है या आपका मैनेजमेंट फील्ड है, तो आप उनको ये कहेंगे एक तो माइक में पहले से आवाज आ रही थी, चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो वाला कर दिया, वही करने से डेवलपमेंट साइड पे बहुत काम हमारी जो बेसिक थियरीज है उसमें एक थियरी है जिसको कहते हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत कॉमन है। एक थियरी है जिसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी कहते हैं, सुना हुआ है नाम आप लोगों ने, कहीं पढ़े भी हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? बारे में कोई इनपुट देगा अपना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसको कहते हैं? जो बैंक अपने पास डेली ट्रांजैक्शंस की ले रखा है, तब कस्टमर्स को इतने देने हैं, इतने जो हमारी ऑपरेशंस है वो चलाने हैं। फाइनेंस वाले कोई है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसको कहते हैं? So the cost it incurs when you put the transaction. इसकी प्राइस क्या है? क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है? नहीं ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? वो तमाम कॉस्ट जो इस ट्रांजैक्शन को इसको करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, मुझे गाड़ी खरीदनी, मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? गाड़ी की प्राइस मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इस गाड़ी को खरीदने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर जितना खर्चा आएगा वो मेरी, ये ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी मैं उन कॉस्ट को ऐड कर लूँगा, मैं कहूँगा ये मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है जो कि 20 लाख से 30 लाख के बीच में, 2 मिलियन से 3, एक वेरिएबल आ गया। फिर मैंने ये देखना है कि गाड़ी 5 साल पुरानी भी ना हो, दूसरा वेरिएबल आ गया। फिर मैंने ये देखना है कि इन 3-4 मेक्स में टोयोटा हो गई, चौथा वेरिएबल आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से? एक तरीका तो ये है कि बार्गेन सेंटर जाएं। अब बार्गेन सेंटर जब आप जाएंगे तो वो जो बार्गेन वाला है उसके पास गाड़ी है, आपके पास क्या है? पैसे हैं और नीड है। 2 चीजें, आपको नीड है और पैसे हैं। उसके पास एक और चीज है जो आपके पास नहीं है इस केस में। क्या है? इंफॉर्मेशन। उसके पास इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ज्यादा है। जितनी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होगी उतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर मेरे और आपके पास इंफॉर्मेशन एक तरह आ गई तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है। ई गवर्नेंस या वेब पोर्टल क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जाके ज़मीन.com पे चेक कर सकते हैं कि मार्केट में ज़मीनों की प्राइस क्या है, या पाक व्हील्स से जाके ये चेक कर सकते हैं कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं।
पहले क्या होता था, मेरी मार्केट थी पेशावर, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं फैसलाबाद और मुल्तान या कराची जाके वहाँ बार्गेन सेंटर से पूछूं कि मेरी मतलब की गाड़ी आपके पास है या नहीं। ये मसला यहाँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, मैं जाता वहाँ रहता भी, मेरे उस पर भी पैसे आते, मैं जब ट्रेवल करता उस पर भी पैसे आते, वहाँ जब लोगों को ढूंढ, देखें इसमें सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट नहीं आ रही, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, इसमें टाइम वाला एस्पेक्ट भी है, वो भी मैं शामिल करूँगा। तो उस कॉस्ट को किसने कम किया, इस पोर्टल ने। तो बेसिकली ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी हमें क्या करके दे रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो जनरल प्राइस ऑफ कमोडिटीज कम हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको उस तरह, दूसरा क्या फायदा हो, ये वाला ये हमारे, क्योंकि हमारे पास तो उसके साथ एक शीट आती है, एक शीट आती है जो कि उसकी जापानीज ऑप्शन शीट उसको कहते हैं, वो जब जापानीज गवर्नमेंट ने सर्टिफाई करके देते हैं इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, तो कौन सी जगह चेंज हुई थी। ये क्या कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फर्दर लो कर रहा है। पहले ये इंफॉर्मेशन सेलर के पास होती है, गाड़ी लगी है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मैं किसी डेंटर के पास लेके जाऊंगा, पेंटर के पास, या अगर ये चीज मेरे पास आ जाए तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कम हो जाएगी। These are the mechanisms which mitigates transaction cost. ये स्टॉक्स की फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिल्कुल सर उसको तो मतलब इस हद तक हम मिनिमाइज नहीं भी कर सकते, क्योंकि कुछ चीजों में यू हैव टू प्रोसेस। एग्जैक्टली देखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एलिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हो सकती, डेफिनेटली रिड्यूस आप मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो आपका वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जब अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे करेंगे। मेरे पास 100% नॉलेज नहीं है, मगर मैंने जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी बेसिस के ऊपर मैंने इवैल्यूएट, उनमें से मैंने बेस्ट सॉल्यूशन जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, प्राइस भी अच्छी हो, मेरे मतलब की या मेरे नीड भी सेटिस्फाई कर रहे हो, वो मैंने सेलेक्ट किया, उस इम्प्लीमेंट किया डिसीजन को, और उसके बाद फिर उसका फॉलोअप किया। फॉलोअप का मतलब ये है, कार से खरीदी थी तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो अगली दफा इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसी तरह उसी को फॉलो करूंगा, वरना नहीं करूंगा किसी और तरीके। दिस इज हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन। इसको थोड़ा आगे जाके अगर देखें, ये सर वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट दीस डेज। इट्स, देखिए आजकल हर जगह पे आपको डेटा की बात क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा ही तो रिसोर्स है सबसे महंगा। मुझे ये भी पता लगता है sometimes it becomes really scary as well। आप कल रात को कराची जाने के लिए टिकट देख रहे थे sastaTicket.com पे फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन आप सुबह उठे, जब आप वेबसाइट पे या ब्राउज़र खोला तो उस पर ट्रैवल की वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई। आप सोचते हैं कि ये कहाँ से, मतलब इसको कैसे पता लगा कि मुझे कराची जाना है, एवरीथिंग। सर एग्जैक्टली इस तरह ही हुआ था। हम आ रहे थे लास्ट टाइम पेशावर यूनिवर्सिटी में एक वाइवा लेने के लिए, एंड रास्ते में मैंने गाड़ी देखी और मेरे साथ हमारे चेयरमैन साथ है डॉक्टर यासर। मैंने कहा सर मार्बोर की पिक्चर्स बहुत ज्यादा गाड़ियों के पीछे लगी, एंड यहाँ पे जब हम हॉस्टल में पहुंचे और जब मैंने फेसबुक खोली तो फर्स्ट जो एड था वो मार्बोर। This isn't it scary? Sometimes it is scary. It's, you start feeling jittery because you think as if somebody is watching you, which makes at least myself and everybody very uncomfortable. मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे विश्वास नहीं होता। But it is like that. Someone is watching us. Exactly. Through our phones, through our Because you use modern technologies. So our voice is being monitored, our searches are being monitored, even our locations are being monitored. If you remember the Suraj Panchoi's session in the court, when he was being questioned by the US government, the senator, I move from this table to that. Will you know? And he said it depends upon you, but it is by default in every phone. Exactly. So look,
you don't even have to, yes, you don't even have to be a tech savvy person to understand that part. आप और मेरे पास जब एक ऐप आती है जो कि ये कर सकती है कि मेरे मोबाइल को लोकेट कर सकती है, हर एक फोन में पड़ी हुई है एग्जैक्टली तो जो लोग इस काम के लिए बैठे हैं उनके पास इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। ये तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, ये तो हम सब के पास टेक्नोलॉजी है कि ये कर सकते हैं। यस That's why लगाए होते गूगल पे, तो जो जिस दुनिया में जो भी कोई चीज सर्च कर रहा होता है तो उनको पता चल जाता है that this is more important। इसी वजह से हवा में तो सबसे हवा में इस वजह से चला गया क्योंकि सर वो अमेरिका के चिपसेट नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो उनके ठीक है एल्गोरिथम्स हैं, मैथमेटिशियंस को पता है एल्गोरिथम्स हैं जो कि चेक करते हैं हमसे बहुत ज़्यादा कम टाइम में और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो ब्राउज कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि अगर मैं मैकबुक से लॉगिन हो रहा हूँ या मैं पीसी से लॉगिन हो रहा हूँ तो मैकबुक वाला एफ्लुएंट है, प्रॉक्सी एड्रेस मैं वो ज़्यादा अमीर होगा क्योंकि मैकबुक महंगी चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको वो ऑप्शन दूंगा जो कि अमीर लोगों के ऑप्शन। This is mind boggling, but the point here is what we are looking at. Times we're talking about algorithms. There are different kinds of things I recently came to know. Different bloggers, they are using it. आपको किस टाइम पोस्ट करना है, ठीक है, वो भी इसका एक different algorithm है. You have to go through different sessions. You have to learn those things. I was like, ठीक है, बस status का option है. आप status picture ले लो. No, it's not. It doesn't work like that. Exactly. You have to go through some different aspects. आपने अपना reach देखना होता है. बिल्कुल. If you go to different clips, आप एक क्लिक कर लो, आपके different statuses के बीच में भी ads आते हैं। वो एक ad आप अगर skip ना करो और 2 सेकंड 3 सेकंड आपके सारे apps के ऊपर आपको वही, because you try to stare at that particular ad for 2-3 seconds, तो फिर आपको पूरे फोन के apps पे आपको वही चीज, even आपका Google जो आप email खोलते हो, आपको notification आना शुरू होता है। Exactly. By this thing, go on and report this thing. This is the point. This is the point. हम इसको इसका कन्फ्लुएंस देखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से सॉल्यूशंस हैं। ह्यूमन माइंड हैज नो लिमिट, ठीक है, अभी तक तो किसी ने बताया नहीं कि कितनी लिमिट है, तो हम एज्यूम करते हैं कि नो लिमिट। तो जब नो लिमिट है तो आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते। ह्यूमन माइंड की एक बहुत अच्छी बात यह है कि रबर बैंड की तरह अगर स्ट्रेच करें तो इसकी लिमिट ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के लिए वो रबर बैंड छोड़ देते हैं तो यहाँ फंस, ठीक है, तो वो उसको बिल्कुल नहीं यूज़ करते। आप उसका 0.0001% यूज़ करते हैं या 2% यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है और आप पे से भी ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए हम सब के ऊपर है। अगर उनको ये चीज़ सिखाएंगे जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, उनको अब टेक्नोलॉजी से हम डर गए कि ये तो डेटा भी है और ये देखें डेटा भी है, हमें वॉच भी कर रहे हैं, एल्गोरिथम स्मार्ट भी हो रहे हैं, एआई जो है वो उस जगह पे पहुंच गया है जहां हम में से बहुत से शायद इन्विजन भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दूर करेंगे, क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ द गेम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। और ये आप कब कर सकते हैं, ये गूफ तो नहीं कर सकते, ये तो स्मार्ट कर सकते हैं। और स्मार्ट कब होगा, जब वो सोच सकेगा कि मैंने करना क्या है, उसको ये समझ आ जाए आपने क्या करना है। मैंने बीएस कंप्यूटर करना है, तो अभी तक क्या कर रहे थे कंप्यूटर के लिए, बीएस कंप्यूटर के लिए ये लिमिटेशन तो नहीं है कि जब आप एफएससी करेंगे तो कंप्यूटर, बच्चे बैठे हुए एप्स बना रहे हैं हमारे दुश्मन मुल्क में, पड़ोस में, आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो तो दुश्मन है ना, दुश्मन से तो ये तो सीख लेना, बाकी तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे ना। बच्चों से ये तो सीख लें उन दुश्मनों से कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, उनका कोर्स कंटेंट से चेक करें कि वो लेटेस्ट एग्जाम्पल। मेरे बच्चे ने कंप्यूटर्स में एडमिशन लेना, मैंने जब पूरे पाकिस्तान 27-28 करोड़ लोगों के चेक किया
कि कितने ऑप्शंस, तो मेरे उंगलियों पे ऑप्शन क्या है, एक नस्ट है और एक GIK है और एक बाकी तो कोई लेवल ही नहीं है। आपके पास क्या है, ये 5 ऑप्शंस। उस वो जो दुश्मन है उसकी तो लिस्ट ही नहीं खत्म होती उन यूनिवर्सिटीज की जो QS रैंकिंग में 100 तक चली गए। यहाँ तो आप एक जब 580 नंबर पे आपकी यूनिवर्सिटी आ जाती है वर्ल्ड में, तो आप अखबार में दे देते हैं ये तो 580 नंबर पे ये लेवल। तो दिस इज रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर ये चीजें रट के दोबारा उनसे पूछना है तो उससे बहुत अच्छी मशीन है हमारे पास जो कि हमें उस मेमोराइजेशन को उनसे बहुत आउटस्मार्ट कर सकते हैं। इसको अगर आउटस्मार्ट करना है तो आपने इससे आगे सोचना होगा। हमारे में जो सलाहियत है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, अगर हम वो कम कर रहे हैं या वो नहीं सिखा सक रहे इस प्रोसेस को फॉलो करके या किसी भी प्रोसेस को फॉलो करके, उनको बताएं आई कैन टीच यू हाउ टू स्विम, यू हैव टू स्विम बाय योरसेल्फ। ये कॉन्सेप्ट है। आप उनको एवेल्युएशन के लिए पहला राइट हैंड स्विम करने के लिए होना चाहिए या लेफ्ट हैंड होना चाहिए, व्हाट इज दिस फॉर? ये तो एक स्किल है, उनको आप बता सकते हैं स्किल। जैसे मैंने अभी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताया, अगर बहुत से लोगों का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है या शायद पढ़ा नहीं है, उनको नहीं पता था, अब सीख लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं अगर कि मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं तो सारा पर्पस डेथ हो गई, सारे पर्पस। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप ट्रू एंड फॉल्स न पूछ सकें। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप किसी को यूनिक प्रॉब्लम देते हैं तो उसका आंसर हमेशा कोई टेक्स्ट फॉर्म में आता है, जरूरी नहीं है। मैं अगर आपको एक मल्टीपल चॉइस दे दूं और मैं आपको कहूं कि कुछ मुल्क अमीर कुछ मुल्क गरीब है, तो जो लोग मुल्क अमीर हैं उनके क्या रीजन है? पार्ट ए, आंसर ए, क्या वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है? पार्ट बी, क्या वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है? पार्ट सी, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट बराबर होने से कोई फर्क पड़ता है? और पार्ट डी, उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट डजंट प्ले एनी। ये मैंने 4 ऑप्शन, लेकिन आपने जो भी सेलेक्ट करना है उसका जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी बेसिस पे रीजन बता। बात समझ आ गया? मैं आप बेशक ए सेलेक्ट करें, बी सेलेक्ट करें, सी डी, मगर आपने उसका रीजन बताना है किस बेसिस के ऊपर, जो मैंने बताया है। क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बेसिक प्रिंसिपल ये है। इसको देखें, हमने आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, I have the privilege of interacting with you and all of you, आप यहाँ बैठे हैं, ये इसकी इंडिकेशन है कि आप लोग दूसरों से डिफरेंट हैं, क्योंकि आप लोगों में एक ज़ील है ग्रो करने की। मौसम बहुत और गर्मी की छुट्टियाँ हैं, और लोगों का टीचर्स का जहन क्या होता है कि जब गर्मी, हमारे पास ये सिर्फ आपका नहीं, हमारे पास सूबे की सबसे बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, वहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जून शुरू होगा और अगस्त तक तो छुट्टियाँ हो जाएंगी। छुट्टियां किस चीज को देती, ये तो स्टूडेंट्स की छुट्टियां होती है ना। हम हमारा काम तो वो नहीं है, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हैं, इट इज एन इंडिकेशन दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम एंड यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेन दिस। तो आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वरना ऑप्शन ये है, सबसे आसान ये है कि ये नोट्स ये भेजें और इसमें एग्जाम खत्म, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह कुछ भी नहीं। ये तो आपने उनको आंसर्स पूछ लिए। हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें टीचर को कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं है, आंसर उसी बेस पे आप को अगर मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पढ़ाई है और आपने मुझे बताया कि कुछ जगहों पे असल में कुछ जगहों पे का मौसम ऐसा होता है और कुछ जगहों पे का रिलीजन ऐसा है, इस वजह से ऐसा है, ये तो आपने उस टूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने मेरा आंसर देना है मेरा टूल इम्प्लीमेंट करके, जो मैंने आपको सिखाया है, वरना आपका आंसर गलत है।
अगर आपने सी सेलेक्ट किया और सी ठीक आंसर, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सके तो आपका आंसर गलत है। बात समझ आ रही है आपकी? और अगर आपने बी को जस्टिफाई कर लिया और वो ठीक आंसर नहीं है तो आप फिर भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको जस्टिफाई, आपने उस टूल को यूज किया। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये एक्सपेरिमेंट मैं हर वक्त अपनी क्लास में करता हूँ और इसका हमेशा ऐसा, क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और आप सबसे पीछे वाले को पढ़ा रहे हैं और बीच वालों को भी पढ़ा रहे होते हैं, आगे वाले तो शौक से बैठे होते हैं। अच्छा टीचर वो होता है जो आखिर वालों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब आप आखिर वालों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनमें से बहुत से, ये वो आखिर वाले नहीं है, ये से बैठे आखिर, तो वो nothing offensive, right? तो वो exactly this is the situation is like that. हम आखिर वालों को जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स, या आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप क्लास में पूछते हैं तो आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हो, उनको समझ आ रही है, कि आप ये असेस करते हैं कि इनको समझ आ रही है। लेकिन जब टेस्ट करने का टाइम आता है तो उन्होंने जो समझा होता है और आपने जो समझाया होता है उसमें बहुत गैप होता है। मैं क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो जब हम स्टेप्स बताते हैं तो मेरा तरीका ये है कि मैं कोई दूसरा या तीसरा स्टेप बगैर लिंक किए नहीं पढ़ाता कि ये ऐसा हो गया। इवन मैथमेटिक्स में इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, उस वक्त वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जब उसको टेस्ट करने का टाइम आता है इतना गैप मुझे नज़र आता है कि फिर उसको एक दो दफ़ा मैंने बुलाता हूँ उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उनसे मैं पूछता हूँ ये क्यों किया है, तो वो जब मुझे बताते हैं देन आई रियलाइज कि इसने तो समझा ही उस तरह नहीं है जो मैं समझा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि इसने ऐसा समझा है। इसका करेक्शन कब हो सकती है, जब हम शुरू से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अप्लाई करें, क्लास में ऐसे असाइनमेंट्स दे दें जो आपने पढ़ाया है उसको वो अप्लाई करे सोच के, लेकिन वो उसको डॉक्यूमेंट करे, इसको डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि इस स्टेप मैंने किया क्यों। ये मैथमेटिक्स में बेस्ट में लोग करते हैं, मुझे बताएं कि 2 में 3 ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, तो मुझे बताएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट, दिस इज बिकॉज इफ आई सब्ट्रैक्टेड इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ एडिंग, तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसको पता लग रहा है कि इन दो डिस्टेंस को ऐड करने से ये आगे जाएगा। तो दिस इज समहाउ यू कैन इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम बहुत सी जगहों पे पढ़ते रहे हैं, जब क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स को हाँ, और उसको जस्टिफिकेशन मांगते हैं, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। देखिए अपना लाइफ थोड़ा आसान करेंगे। एरिस्टोटल कहता था कि जब भी डिबेट शुरू करें या क्लास शुरू करें, तो ही वॉज अ वेरी गुड टीचर बाय द वे, तो वो कहता था कि ऐसी चीज़ें जिनके बहुत से मतलब हो सकते हैं उनके मतलब पे एग्री करें। तो अपनी लाइफ आसान करने के लिए मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती बाय द वे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। अब कंसेप्ट, मैं अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन को कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहूँगा तो इसमें कॉन्सेप्ट कैसे जज होगा, एप्लीकेशन जिसमें एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज अ मोर डायरेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट। मैं कह सकता हूँ कि क्या ये जो टूल, मैं इसको टूल कहता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, जो थ्योरी मैंने आपको सिखाई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपने उसको अप्लाई करना सीख लिया रियल लाइफ सिनेरियो, तो मेरा पर्पस सॉल्व। मुझे आपकी डेफिनेशन भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेमोरी की टेस्ट भी नहीं करना, मुझे ये चेक करना है कि क्या आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई हो सकता है कि नहीं। ये वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपली हमने डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से देख ली। दूसरा, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका नाम, ये हम पढ़ते हर जगह है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे पॉलिसी प्रोसेस में। माय फील्ड इज पॉलिसी, तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम। पॉलिसी कैसे बनती है, पॉलिसी का सबसे बेसिक स्टेप, अगर आपसे कोई कहे पॉलिसी कैसे बनती है, तो ये साइक्लिकल टिपिकल प्रोसेस है पॉलिसी मेकिंग का। क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि आप पहले एजेंडा सेट कर रहे हैं या आइडेंटिफिकेशन। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक प्रॉब्लम, ये मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया।
अब आप अपने स्कूल से पूछें कि पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उधर ही वापस जाना होगा ना वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वापस तो यही जाना होगा। ये जो हमारा डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आइडेंटिफिकेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम, और फिर क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक ऑप्शन ये है कि मैं नई बसें चलाना शुरू करूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एग्जिस्टिंग जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए लाइसेंस डिफरेंट तरह इशू करूँ, उनको कहूँ कि ये चीज़ें करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं सर्कुलर रेलवे चला दूँ, और चौथा ऑप्शन ये है कि मैं BRT चला दूँ, जो कि एक डेडिकेटेड ट्रैक ड्रिवन किस्म का सोल्यूशन। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है। अब आपने क्या करना है? वही काम भी हम कर रहे थे, वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आपके पास चारों ऑप्शंस आ गए, आपने पॉलिसी कैसे बनानी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे होगी? इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगी, इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होगा, इसमें स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे। आप क्या करेंगे? आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से आ जाएंगे? जो एग्जिस्टिंग बसेस रन कर रही हैं रोड पे, वो एक स्टेक होल्डर है। पब्लिक एट लार्ज जो है वो दूसरा स्टेक होल्डर्स है। वुमेन को अलग करने, जेंडर वाइज मेल को अलग करने, बच्चों को अलग करने, माइनॉरिटीज को अलग करने। माइनॉरिटीज बाय द वे किसको कहते हैं? माइनॉरिटीज का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लेस परसेंटेज इन द एरिया, वो लेस पॉपुलेशन है कम होते हैं, जिस तरह शामिल में सिख कम्युनिटी जो सर टारगेट मार्केट में जो सबसे लेस पोर्शन निश कम्युनिटी on the basis of religion or some अदर On the basis of religion के अलावा कुछ है? on the basis of income level. क्या बच्चे माइनॉरिटी? They can be. माइनॉरिटी का नंबर के साथ याद रखें, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। माइनॉरिटी उस ग्रुप को कहते हैं जिसके इंटरेस्ट से गार्ड नहीं, जो कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन कम हो, कम नंबर वाइज नहीं, वॉइस वाइज भी हो सकता। मेरा गरीब लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं अमीर लोगों के रिलेटिव, मगर वो माइनॉरिटीज, वो इकोनॉमिक माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी का नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, बच्चे क्यों माइनॉरिटी हैं? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से गार्ड नहीं कर सकते। अगर आप उनका एब्यूज करते हैं तो वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। अगर आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। वो ये नहीं बता सकते कि स्कूल ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो क्या है? वो माइनॉरिटी है। वुमेन माइनॉरिटी है, कुछ केसेस में बिल्कुल माइनॉरिटी है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। या फॉर एग्जांपल वो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे उनको एक्सपोजर, आई वाज रीडिंग दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग, देयर वाज एक फतवा आया है किसी जगह से कि अब बाहर सैर करने नहीं जाया करेंगी ख़वातीन। अच्छी बात है, पैसे वैसे नहीं लगते आप पैसे बढ़ती। Setting setting the lighter side aside, this is the situation. तो minority नहीं होंगी, वो ये नहीं डिसाइड कर सकते फॉर एग्जांपल कि हमने सदर बाजार जाके शॉपिंग करनी, और वो क्या डिसाइड कर सकते? So this is how, this is minority. अब minority आप कहेंगे पॉपुलेशन का तो 50% है, तो minority कैसे हो? तो minority का नंबर के साथ नहीं है, minority का इंटेलेक्ट के साथ, पावर। माइनॉरिटी का ज़्यादा रिलेशनशिप पावर के साथ। अगर आप पावर आपके पास ज़्यादा है तो यूजली आप माइनॉरिटी में नहीं है। तो ये इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। शायद जैसे हमारे पास 4-5 अल्टरनेटिव्स आ गए, हमने उनको रखा और फिर हमने पॉलिसी अडॉप्ट कर दी। पॉलिसी अडॉप्शन का क्या मतलब है? इसको मैं सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, ये हमने वो कर लिया, पॉलिसी अडॉप्ट हो गई। उसके बाद आपने पॉलिसी को असेस किया, जब वो इम्प्लीमेंट करने के बाद और उसको इवैल्यूएट करके फिर आगे आपने इनपुट दे दिया। ये वही प्रोसेस है जिसको हम डिसीजन मेकिंग, ये वही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसको कुछ लोग रिसर्च प्रोसेस में भी हम यही पढ़ाते हैं, इसको रिलेट कर लें सारी चीज़ों को। ये वही चीज़ है, आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और ये वही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं डायरेक्टली कि बच्चों को ये रिसर्च प्रोसेस बचपन से पढ़ाना शुरू करें।
जरूरी नहीं है कि मुझे पीएचडी करना हो तो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट या रिसर्च डिजाइन का सब्जेक्ट, मुझे अगर क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है तो मुझे हम यहाँ चीज़ों को ले तो आते हैं मॉडल्स को वेस्टर्न, मगर उनको अडेप्ट नहीं कर सकते, उनका जो जस्ट या क्रक्स है वो लूज कर देते हैं बहुत आसानी के साथ ना। एक ज़माने में वो हुआ कि आज से 15-20 साल पहले के MCSE एक सर्टिफिकेशन आ गई, एक डेटाबेस की सारा मुल्क डेटाबेस की सर्टिफिकेशन करना शुरू हो गए, बजाय इसके समझे इसका करेंगे क्या डेटाबेस की सर्टिफिकेशन करके, बस वो सब कर रहे थे, इससे कनाडा की इमिग्रेशन मिलती। If this is the mindset, where else can we go, right? और अब क्या है, अब ये है कि उन लोगों ने ये जो रिसर्च कल्चर डेवलप किया है या इनकलकेट किया है, ये आई एम नॉट टेकिंग द वर्ड लाइटली हियर, ये लिटरली सेंचुरीज का काम है। उन्होंने सेंचुरीज ये इनकलकेट किया है अपने एजुकेशन सिस्टम में, और वो ये नहीं होता था कि जो PhD करता था उसको रिसर्च कर। क्रिटिकल थिंकिंग तो किंडरगार्टन के बच्चे को भी करनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग तो आप अगर ये चीज़ बच्चों को नहीं सिखा रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकदम से MBA करके PhD की क्लास में बैठेगी, आगे बैठेगी और उसको ये सारी चीज़ें एकदम समझ आ जाएंगी, ये तो ऐसा नहीं है। ये तो आपका वर्ल्ड व्यू ही ये नहीं है। आपका वर्ल्ड व्यू क्रिटिकल थिंकिंग अगर नहीं है, आप और एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं जब MPhil करने के लिए नॉर्थ में गया, इसी तरह में एक ऑडिटोरियम था, बैठ गए तो वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब खड़े हुए जो कि वहाँ का स्टाफ था, वो बहुत किताबें सारी, ही स्टार्टेड टीचिंग अस। और वेबर का नाम सुना है आपने? मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में बहुत पढ़ाते हैं। जब क्लास खत्म हुई तो वेबर के बारे में बता रहे थे कि उसकी ये थ्योरी है, और बता के उसे हम पढ़ के गए हुए थे, हम तो मेमोराइजेशन वाले सिस्टम से गए। जब क्लास खत्म हुई तो वो कहने लगा ऐसा है कि नेक्स्ट वीक में जब आप आए तो वेबर पे क्रिटिक लिख के आए। एंड दिस ब्लोन अवे माय माइंड, मतलब वेबर को कौन क्रिटिक कर सकता? वेबर का तो नाम ही क्या है, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो फादर को कोई क्रिटिक करता? ऐसा नहीं हो सकता। आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड आई आस्क्ड लाइक, do you really mean us to critique Weber? I said, yeah, why? So मैंने कहा कि I was really novice at that time. तो मैंने उसको कहा कि do you think there will be anything that he missed? Why not? He must have missed many things that you coming from a different culture may not have envisaged it, right? Then I realized ये तो चीज़ ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये तो गेम कुछ डिफरेंट, ये तो गेम यहाँ से शुरू ही नहीं हुई। इसी वजह से तो यहीं से तो इंकरेजमेंट आती है, यहीं से तो ये सारा प्रोसेस समझ आना शुरू होता है। अदरवाइज तो ये एक सर्कल है, इसको मैं इसीलिए तो सारा टाइम 5 साल गुजर जाते हैं, आखिर में आके वो PhD का स्टूडेंट पूछता है कि टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करो, तो वो मैं बताऊंगा उसको कि टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करो। इतना तो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रही कि ये शुरू कहाँ से होता है। ये शुरू तो होना चाहिए था जब आपको माँ बाप स्कूल में डाल के गए थे, वहां से शुरू होना चाहिए था। ये प्रोसेस तो बहुत लेट शुरू कर रहे हैं आप, और अभी भी जब शुरू करते हैं तो बहुत से ASRPs और बसर जो है उसमें जब आप बैठे तो लोग कुछ अपने कुल तो बहुत है यहाँ, वो क्वेश्चन रेस करते हैं कि इस डिग्री में रिसर्च पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो कोई PhD नहीं करेंगे। क्या ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाना या रिसर्च पढ़ाना सिर्फ PhD करने वाला होता है, बाकी लोगों का काम रटे। विद दिस आप देखिए, अगर थोड़ा सा सोचें तो जो सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली सारा बेस्ट से दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं उसको 3 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, और वो यही एरिया है क्या है, या थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। उसका नाम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स नहीं होगा, उसका कुछ भी नाम। आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, ठीक है। आप ये पढ़ाते हैं कुछ जगहों पे लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाते हैं, वो क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं सारी। तो आप कहें ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो उन्होंने जाके कोई PhD नहीं करेंगे। ये प्रोसेस PhD का प्रोसेस नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है। तो आपने बच्चियों को अगर ये सिखाना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, वो ये आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान का दारुल खुलाफा
प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफत इस्लामाबाद क्यों? तो आप मुझे बताएंगे किसी चीज को हैंडल, जो हैंडल्स मैंने आपको दिए, जो टूल्स मैंने आपको दिए, इनको यूज करके कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफत इस्लामाबाद इसलिए है क्योंकि या उसको हिस्ट्री से रिलेट कर लेंगे या उसको पॉलिटिक्स से रिलेट कर लेंगे, बट यू हैव टू अप्लाई दैट थिंग्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये यूनिक। उसी चीज को मैं जब दूसरी तरीके से पूछूंगा जहां पे वो इंट्रीग कर सकूं तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने 1000 दफा पढ़ा और 2000 दफा पढ़ाया होगा। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हाइपोथेसिस होते हैं, फिर उसके बाद आप चीजें हाइपोथेसाइज करते हैं। हमारे लिए, इस मुल्क के लिए जो हाइपोथेसिस होते हैं वो ट्रूथ होता है, क्योंकि मैंने कहा है। मैं गलत कैसे कह सकता हूँ? मतलब ये पॉसिबल है कि मैं गलत कह रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये ट्रूथ है जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद क्या है, फिर जो भी मैं हाइपोथेसाइज, यूएस में इडियम था कि we only trust God for everyone else bring data। ठीक है, वो कहता है कि we only trust God for everyone else bring data। आप जो बात करेंगे उसके लिए अल्लाह ताला जो बात करेगा वो हम ट्रस्ट करते हैं, बाकी लोग जितने भी हैं वो डेटा नहीं। तो ये वो पार्ट है, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। आप दुनिया का कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग मेथड यूज करें, qualitative हो, quantitative हो, mixed हो, just name it। This is the, कुछ लोगों का, मैंने ये भी इस अनफॉर्चुनेट कंट्री में लोगों को कहते सुना है कि मैं क्वालिटेटिव मेथड यूज कर रहा हूँ, इसमें डेटा नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या होता है, इसमें बस वो लोगों से पूछ लेते हैं जाके, तो उसके बाद I have witnessed a very senior person doing a PhD from Kailasan University. When I was doing PhD at US, I came here for data collection. He showed to me his thesis. It was final science. उसने कहा PhD करना है, मैंने अपना कर लिया सब लेके, and he wrote dependent and independent papers. Oh my God. बिल्कुल उल्टा। And he was so senior that I did not have the courage to tell him that, and I found it. He must have got his PhD. I don't know, but like उसके ऊपर साइन होने के फायदा से मैं इससे के वाइस चांसलर की भी, मतलब वो कमेटी थी और उसने अपना वेरिएबल कोटे लिखे थे, वो अक्सर मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड में था। जस्टिफाई किया होगा अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो क्या कर रहे हैं? पता है किसी ने? वो आपको बहुत सी जगहों पे ESRB के मेंबर भी मिलेंगे, वो आपको बहुत इंटेलेक्चुअली ऊंची बातें करते हुए भी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना सर इसमें एक चीज है, क्योंकि हम हमेशा से जिस सिस्टम से आए हैं, we've never been experienced problem solving methodology, हम अपने टीचर से ही सीखते हुए आए हैं। So now when we are learning this thing and experiencing, तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको। और यू आर प्रीटी मच राइट, कसूर हमारा बिल्कुल नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम का है, जिन्होंने हमें पढ़ाया इस तरह है। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पढ़ाएंगे मुझे अरबी और मैं आपको फारसी बोल के दूंगा, इस तरह तो नहीं होगा। आप जो पढ़ाएंगे उसी तरह। असल में प्रॉब्लम हमारा जो है वो अर्ली एजुकेशन में प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है। Exactly. आप वहाँ से बच्चे को उठा के इधर लाएंगे और उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना, उसमें फिर प्रॉब्लम आती मगर है। मेरा एक पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि सिस्टम पहले से ठीक करके लाएं तो हम ठीक करें, कहीं से तो स्टार्ट होगा, कहीं से स्टार्ट होगा। कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि बस ये क्या कर रहे हो, ये तो बस क्लास लो, सेमेस्टर खत्म होता है, रिजल्ट जमा कराओ, काम खत्म। जैसे स्टीप टेस्ट पे एक क्वेश्चन आएगा जी, तो हमारा नेबर का तो वो कह रहा था कि मैंने उस क्वेश्चन को देखा तो उसमें कहता कि वो स्टीम कर ने कितने विकेट्स लिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर लॉजिक की क्रिटिकल थिंकिंग लाने की बात चली गई, उसमें खत्म हो गई। तो उसका आप टेस्ट ही ना देखिए, एज मुझे रात को फोन आएगा कि सुबह तक 100 क्वेश्चंस जमा करके दे,
तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा सर मैं यहाँ गूगल पे बैठ के मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर शाहजहां साहब की दफा सुना था कहीं वो कह रहे थे कि जब हम सुपर ह्यूमंस को हायर करते हैं, लाइक पायलट्स, आर्मी ऑफिसर्स, तो हम सबसे पहले उनके इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, साइकोलॉजिकल एंड बैकग्राउंड, वो सब कुछ हम देखते हैं। बट जब भी हम कभी किसी टीचर को हायर करते हैं, so we don't look at his background, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स नहीं देखते, we don't look at his analytical thinking, कुछ भी ऐसा हम नहीं देखते। और ना ही हम अपने स्टूडेंट को इस बात पे कन्विंस करते हैं कि कम एंड थिंक। हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट चलता है कि आप ये बुक है, इसको पढ़ें। और मैंने अपनी जिंदगी में उन लोगों को बहुत कामयाब देखा है जो टीचर से खड़े होकर सवाल पूछते हैं, सर ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस के, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स में, और मैंने खुद भी देखा है, when I was a student, हमारे टीचर थे तो मैंने 2 सवाल पूछे, थर्ड क्वेश्चन पर उन्होंने कहा आउट ऑफ माय क्लास, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड, ठीक है। और इस तरह कितने बहुत सारे ऐसे लोग। सो हम कभी अपने स्टूडेंट को वो मौका ही नहीं देते कि वो पूछे, या वो पूछे या वो सोचे। ये इट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। शाहजहां साहब ने जो कहा है वो ठीक कह रहे थे। और जब उन सुपर ह्यूमंस को हम हायर करते हैं, अगर वो टीचर्स तो वहाँ हम उनको हायर करते हैं जो इंटेलेक्चुअली इतने अच्छे नहीं होते, ये होना भी इज डेफिनेटली वो कह रहा है बस भी इसलिए हम टेस्ट करते हैं। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट। अगर आप रेजिमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रेजिमेंटेशन, where you have to fall in line, and this is the requirement. If you start questioning the orders, you are not fulfilling the job requirement. Yes, definitely, which is the requirement of that. But when we accept that part, we also have to accept another part, and that part is, so where will we get the intellectual upbringing from universities? तो फिर इस लॉट की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इस लॉट की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन करना। यस। तो अगर रेजिमेंटेशन वाले को आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन करते हैं तो उनको तो बुरा लगेगा, क्योंकि उनको बताया गया है कि क्वेश्चन करना तुम्हारा नहीं होता। यस, क्वेश्चन करना बुरी बात है, जो कि बाय द वे हम इसको मैं कोई मिमिक्री या कोई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, ये रिक्वायरमेंट है जॉब की। मुझे आगे से गोलियां आ रही हैं और मैं आपको कहता हूं कि 3 लोग इस साइड से जाएं, 4 वो खड़ा होकर अगर मुझसे पूछना शुरू हो जाए कि 3 इधर से क्यों जाए, 3 इधर से क्यों ना चले जाए, दैट्स इट। जब मैंने आपको कह दिया तो आपने ये करना है। दिस इज द जॉब रिक्वायरमेंट। रेजिमेंटेशन इसी को कहते हैं। पूरी दुनिया की फौज इसी पे चलती है, और इस अगर ये नहीं करेंगे तो आप तो पर्पस नहीं अचीव कर सकते जिसके लिए हायर किया गया। लेकिन उस बंदे को अगर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन करता है, उसको ये समझ आनी चाहिए कि इसकी जॉब क्वेश्चन करना। यस, ये तो ग्रो, इसलिए इसकी ग्रोथ, जिस तरह आपकी ग्रोथ ऑर्डर फॉलो करने पे है विदाउट क्वेश्चनिंग, इसकी ग्रोथ इस पे है कि ये क्वेश्चन करे। अगर आप इसकी क्वेश्चनिंग खत्म कर देते हैं तो इसकी तो ग्रोथ खत्म होगी। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपने बड़ा दरख्त लगा लिया, नीचे घास नहीं उगती। घास इसलिए नहीं उगती क्योंकि वो बड़े दरख्त ने उस पर धूप रोक दिए। आप उसको जगह, यू हैव टू गिव इट स्पेस बेसिकली, इसलिए आपको शाखें कम करनी होगी। यू हैव टू प्रून दैट थिंग। इफ यू डोंट प्रून दैट थिंग, आपके इंस्टीट्यूशंस तो कोई डेवलप ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन इतना डेवलप कर जाएगा कि वो सारी चीज़ों को कवर, धूप ही नहीं आती नीचे, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस कैसे ग्रो करेंगे। तो वहाँ इसका मजाक उड़ाने की बात नहीं है। they are there to follow orders, and what they are doing is commendable. They should do that. They should follow orders, but they should understand that there are other organizations whose complexity is such that their intellectual growth is dependent upon answering questions. We do not follow orders. आप वेबर को चैलेंज करते हैं तो और तो छोड़ें, तो मैं वेबर की बात नहीं मानता तो मैं औरों की बात कैसे मानूंगा। तो मेरी तो ग्रोथ थी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इस पे। तो अगर आप आके मुझे कहें कि नहीं, वो जो मैंने कल फलाने ने लिखा था तो आपने उसको क्यों चैलेंज किया, तो यार मेरा तो काम, मेरी तो जॉब ये है। व्हाट एल्स? तो dissent is not disloyalty. You have to remember that. If dissent is not disloyalty. If I do not agree with you, it doesn't mean I'm disloyal to you.
I don't agree with you. That's it. If you start considering dissent as disloyalty, then after a few years or decades, I may become a disloyal person. You have to give it a space. This is the सारा problem यही है. सिखाया ही नहीं गया critical thinking. Excuse me, sir. Sir, I have a पाकिस्तान में तो उल्टा हिसाब है जो जर्नैल की या मिलिट्री की जिस तरह ट्रेनिंग होती है वो रिटायर्ड होकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसको सारे यूनिवर्सिटीज के वो चांसलर वो जनरल रिटायर्ड फोर्स को तो मैंने तो आपको वही एग्जांपल मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि एक इंस्टीट्यूशन अगर इतना डेवलप कर जाए कि वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करने की जगह ही न दे तो यही हाल होता है जो हाल इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. आपको 2 दिन पहले खबर आ गई कि एक हबल जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे उसको वेब ने रिप्लेस कर दिया. जेम्स वेब और वेब ने कैसे रिप्लेस किया उसको. उसने एक पिक्चर खींची है जो कि बिग बैंग से 300 मिलियन ईयर व्हिच इज एस्ट्रोनॉमिकल बहुत कम टाइम उस टाइम की पिक्चर वो उस गैलेक्सी की पिक्चर है जो कि बिग बैंग जब हुआ था उससे सिर्फ 330 मिलियन ईयर्स के बाद बनी थी व्हिच इज वेरी क्लोज. ठीक है. और वो पिक्चर उसने अभी खींची है और वो कैसे खींची है इट इज अगेन माइंड बॉगलिंग. आपका एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा वो या फिजिक्स के अंदर तो ये लाइट आ रही है आप तो लाइट देख रहे हैं. हो सकता नहीं है. डेफिनेटली ये गैलेक्सी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती. ये गैलेक्सी अब नहीं एग्जिस्ट करती जिसकी हमने आज पिक्चर देखी मगर इसकी लाइट हम तक अभी पहुंची. समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड दुनिया ये कर रही है. हम अभी तक इस पे नहीं निकले कि टमाटर की क्या प्राइस है. बिजली होनी चाहिए कि नहीं हो. इंडिविजुअल टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं. जरूरी नहीं है कि सिस्टम ऑलवेज टीचर्स खुद की अपनी रिस्पांसिबिलिटी. इंडिविजुअल टीचर्स और एक टीचर जो होता है उस वो एक सिस्टम का पार्ट होता है. तो जब आप जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे 2 इनकरेज करते हैं आपको तो 5 डिस्करेज करते हैं. मगर ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी है कि आप उस नेगेटिविटी को किस तरह थ्रो अवे करते हैं. ठीक है. आई एम ओल्ड बट आई स्टिल थिंक दैट आई कैन लर्न मोर. सो इट्स नॉट अबाउट माय एज. इट्स ऑल अबाउट माय ज़ील. It is all about how interested I am to. मैं कल को अपने बेटे के साथ बैठ के कैसे बात करूँ अगर मुझे ये चीज़ें नहीं पता. मैं तो उससे बहुत पीछे. बाप को तो आगे होना चाहिए. बाप को हमेशा बाप होता है. तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा कि वो मुझे कहेगा कि आपको पता है कंप्यूटर एल्गोरिथम क्या क्या चेक कर सकता है और मैं उसको कहूँगा एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है. दिस इज आई विल नॉट. ये हम पठान हैं. हम ऐसे नहीं तो उस गैरत के मसाइलों को पॉजिटिव चैनलाइज करें ना. पॉजिटिव चैनल कि मैं जबरदस्ती मैं उससे कैसे पीछे रहूंगा. बेटा मुझे बताएगा कि ये कैसे करना. तो दिस इज और टीचर को लर्निंग कर्व कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए. टीचर का तो लर्निंग कर्व हमेशा we have to abreast ourselves with all the new concepts. वैसे ही रीड कर जो अच्छे फैमिली होते थे आज से 20 years पहले जब हम फेस से गुजर रहे थे ये हाई स्कूल वगैरह तो जो पढ़े लिखे फैमिलीज होते थे वहाँ एक विवाद होता था कि रीडर कंप्यूटर वगैरह थे नहीं तो रीडर्स डाइजेस्ट आता था. और रीडर्स डाइजेस्ट कबाड़ में मिलता था. yes, पुराने उसके वो उनके जो अच्छे पेरेंट्स होते थे. आई द बैकग्राउंड ऑफ फैमिली वाज लाइक ऑल टीचर्स प्रोफेसर्स. तो उनका ये तरीका होता था कि कुछ भी हो खाने का हो या नहीं. इतने ज़्यादा पैसे टीचर्स के पास नहीं होते थे जितने आजकल हैं. तो वो कुछ भी हो लेकिन वो रीडर्स डाइजेस्ट जरूर आता क्योंकि उससे आपकी बहुत चीज़ें उससे. अच्छा एक वो आता था एक इकोनॉमिस्ट तो पुराना वो बहुत पुराना होता था 2 साल पुराना इकोनॉमिस्ट मगर उससे आपको चीज़ें समझ आती थी कि हो क्या रहा है. जासूसी देखिए रीड करें कुछ भी. मैं तो अपने बच्चों को इस पे भी इंकरेज करता हूँ कॉमिक्स पढ़ लिया. मेरे पेरेंट्स ने पूरा एनसाइक्लोपीडिया सेट खरीद के दिया. एग्जैक्टली. तो ये देखें ये वो पेरेंट्स हैं जो कि वैल्यू करते हैं इस चीज़ को जिसको हम सिखा रहे हैं. और वो बहुत सी फैमिलीज इस मुल्क से चली गई इस वजह से कि उनको लगा कि
ये अब स्टैग्नेंट हो गया, ये अब इससे ज्यादा नहीं रह सकता, ये बस खत्म। सर जब एक स्टैग्नेशन आ जाए तो चीज खत्म, ये डेथ है। Sir, my question is, what is the subject name of problem solving? यानी कोई subject तो नहीं है specifically, कोई नाम नहीं है। नाम से मैं क्या रखा? नहीं सर, मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सब्जेक्ट का कोई नाम तो नहीं है, तो अभी मतलब मेरी फ्रेंड्स भी बात कर रही थी, सर भी बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से हमारे स्कूल के निसाब में या सिस्टम में तो मुझे कोई इशू यहाँ पे नहीं लग रहा। उसका रीजन मैं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये चीज क्यों इस दुनिया में है, किस तरह से यूटिलाइज हो, ठीक है सर। अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, उनको डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं बचपन में कि इन दो कलर को मिक्स करके आप ये कलर, सो इट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। मसला मेरे ख्याल से टीचर्स की ट्रेनिंग में है कि टीचर उनको नहीं बता रहा कि ये क्यों है। उनको ये तो बताया जाता है कि ये इसके बाद ये आता है, ये आता है, लेकिन उनको क्रिटिकली उनके माइंड को ट्रेन नहीं किया जाता। मैं बात के साथ 100% एग्री करता हूँ। चीजें मौजूद हैं, उनको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी कि इन दो रंगों को जब आप ऐड करेंगे तो इससे ये तीसरा रंग बनेगा। वो अगर आपसे पूछे कि क्या इनकी क्वांटिटी चेंज करने से रंग चेंज होगा, तो आपको उसको इनकरेज करना चाहिए। बल्कि आपको आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सिखाया आपने ये, लेकिन आप क्रिटिकल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से या पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो आप कहेंगे क्या अगर मैं इन दोनों रंगों की क्वांटिटी को चेंज करूं तो उससे रंग चेंज होगा। तो ये वो फिर क्या करेगा, वो उसको टेस्ट करेगा और फिर उसको लिखे कि जब मैंने ब्लू को कम किया और येलो को ज्यादा किया तो रंग वायलेट नहीं बना, कुछ और बन गया। सर इसी वजह से अगर हम कंपेयर करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही थी, तो टीचर्स से ब्यूरोक्रेट्स की क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा बेहतर होती है, होनी चाहिए, होती भी है सर। उनका मतलब फॉर एग्जांपल टीचर के पास एक कोर्स आउटलाइन लिखी कि ये पढ़ाना है, एक रोड मैप है, ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होता। वो सुबह आते हैं, वो खुद सोचते हैं सोसाइटी में इश्यूज क्या है, किस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो पूरा दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के। देखिए ब्यूरोक्रेसी कि भी आपने वर्ड यूज कर दिया, कंट्रोल। हम में और ब्यूरोक्रेट्स में ये फर्क है कि हम सॉल्यूशंस को टेस्ट करते हैं और सॉल्यूशंस को फिर बताते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है, whatever comes to my mind the first thing that is the answer। उसमें ये नहीं है कि मैं उसको टेस्ट करूंगा, फिर उनकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हाँ कि फ्राइडे। सर यही तो मसला है पाकिस्तान में ना, ब्यूरोक्रेट्स वही इम्प्लीमेंट, वो इवैल्यूएट नहीं करते, डिफरेंट ऑप्शन हमें नहीं देते। अगर सही ऑप्शन होते तो अभी हम लोन लेके एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन नहीं करते। हमारे पास टाइम 2-3 मिनट है आपकी, तो इसको वाइंड अप करेंगे। वही चीजें हैं, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे मेरे पास, बस आपको स्लाइड्स पढ़ाना नहीं था। ये डेफिनेशन देखना चाहें तो इसको डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एक्टिव लर्निंग असेसमेंट टेक्निक दैट prompts students to keep track of the steps। इसमें एम्फसिस यहाँ पे है, जो भी कर रहे हैं उसको स्टेप वाइज मुझे बताएं कैसे किया, चाहे 2 + 2 ही क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे स्टेप लिख के दें कि कैसे किया है। promotes the development of students problem solving skills, provides formative assessment जो हमने डिस्कस किया है, allow instructors to provide detailed feedback। मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपने कौन सा पार्ट गलत किया और क्यों गलत किया, क्योंकि आपने मुझे स्टेप्स बताया। integrates well with a variety of pedagogical practices, adapts easily to a variety of academic disciplines। One last thing जो कि इसको देख लें, so what makes documented problem solving different from other teaching techniques? Allow instructor to view students thought process। हमें ये पता लग जाता है, वो बिल्कुल वो जिसको हम उर्दू में क्लीशे है, खुली किताब की तरह समझ आ जाते हैं कि ये सोच क्या रहे हैं, क्या ठीक चीज समझ भी इनको आ रही है कि नहीं। Permits instructor to see students misunderstanding that might otherwise be missed, focuses on the process rather than the product। हमें ये करना कैसे है वो आना चाहिए, इसका आंसर क्या है वो तो तोता नहीं कह सकता है, तो मुझे प्रोसेस बताएं कैसे किया, तो वो आपको। और ये क्या कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली उनमें ये इनकलकेट कर रहे हैं, ये एक चीज है जो कि आदत आपने डालनी है, जो भी आपने करना है सोच के करना है। तो इसीलिए हम जैसे कौमों से जब लोग वेस्ट में जाते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में यू कैन बीट दैम, क्योंकि इस सिस्टम ने हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छा सिखाया।
मुझे पता है कि अंडर रूट के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, मगर जब मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ कि इसको मैं एस्ट्रोनॉमी में कैसे यूज करूँगा तो वो ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं सिखाई, तो हम वहाँ पे लैग कर रहे हैं। Encourage students to become more aware of their problem solving strategies, promotes the development of, ये सबसे important है, promote the development of critical thinking and problem solving. इसके बाद वाला चीज हमने ये देख थे, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कैसे क्वेश्चन टाइप के हैं, जैसे हमने देखा कि आप जरूरी नहीं है कि इसमें मल्टीपल स्टेप है तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन इसको असेस कैसे करेंगे। स्टूडेंट को मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाऊंगा तो मैं उसको इवैल्यूएट कैसे करूँगा, उसको इवैल्यूएट जैसे मैंने आपको कहा आप मल्टीपल चॉइस पे भी कर सकते हैं। रिक्वायर स्टूडेंट्स फॉलो प्रेडिक्टेबल बात, बता दें क्या करना है, इन्वॉल्व कैलकुलेशन रिक्वायर, इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि उसने सारी चीजें हवा में करनी है, उसने उसी तरह कैलकुलेट करना है जैसे आपने सिखाया है, एक स्टेप आगे जाना है, उसने ये बताना है कि इसको अनफेमिलियर सर्कमस्टांस में कैसे अप्लाई करेगा, उससे पता लगेगा क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग उस टूल की अच्छी भी है कि नहीं। वही मैं दोबारा reiterating myself, if a car goes at a car reaches a 5 kilometer distance and then it starts again and reaches another and takes another 2 kilometers, how many kilometers he driven or the car driven, तो करना मुझे वही 5 और 2 को जमा करना है, लेकिन आपने उसको रियल लाइफ में कैसे इसीलिए हमारे बच्चे सारा टाइम वर्ड प्रॉब्लम पे स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है उनको। अगर सिंपल ये लिख दें कि 5 + 2 तो वो करके बता देगा, लेकिन अगर आप उसको बताएं कि मैं बाजार गया था और 4 ऑरेंजेस खरीदे थे, उसके बाद मुझे याद आया कि ये तो कम है, 2 और भी खरीद लिए, तो मैंने कितने ऑरेंजेस खरीदे, तो वो फिर सोच में पड़ जाता है कि ये इसको क्या करना है। और ये तो फिर भी आसान है, इसको जब आप डिवीजन पे ले जाते हैं तो वहाँ हम खुद कभी कभी स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, यहाँ डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मैं कितनी दफ़ा ये सोचता हूँ, अब तो आसान हो गया है कि डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, तो वो आपको 2 दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट, राइट। हमने इसको ट्राई ऑल वी ऑल कैन ट्राई इट टुगेदर। workshop on this thing as well, especially for problem solving. Definitely. हमसे ये practically मेरा प्लान ये था, जो कि टाइम असल में बहुत कम था, कि हम मैंने आपको एग्जांपल कराई थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, मैं चाह रहा था कि छोटे-छोटे ग्रुप्स बना के मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और आप उसको सॉल्व करें, उस तरह बहुत अच्छा मजा आता है, उसमें आ जाता है। एग्जैक्टली, प्लीज आप सर आपने अपनी उसके एक एग्जांपल दिया कि आप जब बाहर गए थे तो आपने अंडरग्रेड स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया, तो जरा क्वेश्चन पूछना ये है कि जब आप गए थे तो आपको क्लास में भेजने से पहले कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप्स वगैरह हुई थी और क्या था सर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की अब्रॉड, जो ट्रेनिंग अगर आपने न ली हो तो आप क्लास के अंदर नहीं जा सकते। उसमें एक जो था वो टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है जो कि 3 वीक्स का होता है, तो वो आके आपको बता देते हैं कि आई कांटेक्ट कैसे करना है, क्लासरूम में मूव किस तरह करना है, इंटरेक्शन किस तरह करना है, रीडिंग नहीं करनी, बेसिक स्टफ जो हम सब ठीक कर रहे होते हैं। फिर एक होता है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो एक पूरा मॉड्यूल है 3 वीक्स का, वो अगर आपने नहीं लिया तो आप क्लास के अंदर जा नहीं सकते। उसमें वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को कब ऑफिस में बुलाना है, जब आप ऑफिस में बुलाएंगे वो प्रैक्टिकल होता है बेसिकली। उसमें वो जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो आके सिनेरियोस क्रिएट करते हैं और वो आपको बता रहे होते हैं, आप बैठ के देख रहे होते हैं, फिर पूछता है कि ये जो इसने काम किया था ये ठीक किया कि नहीं किया, फिर वो आपको एवेल्यूएट करते हैं। उसमें बेसिकली ये है कि जब आप क्रॉस जेंडर बुलाएंगे, आप मेल हैं आप फीमेल को बुलाएंगे, तो दरवाज़ा ओपन रखना है, कोई बाहर देख रहा हो, देयर आर मेनी डिफरेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जब आने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा वो ये लगा कि ऑफिसेस बंद होते हैं, दे शुडंट बी लाइक दैट। और वो इस तरह नहीं कि उसमें कोई बुरी इंटेंशन हो, वो कल्चर इस तरह डेवलप हो गया है कि कोई आएगा तो दरवाज़ा बंद करेगा, दरवाज़ा बंद नहीं। तो वो मेरा पीए घबराता भी था, वो जब बाहर बैठा होता तो मैं उसको कहता था कोई भी आए तो यू हैव टू बी देयर, वो सामने। अगर अगर वो कहे कि मैं कोई पर्सनल बात करना चाहता हूँ तो दैट्स फाइन, यू कैन ओपन द डोर, यू कैन। स्टूडेंट्स के अपने मसले होते हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, सारी दुनिया से नहीं करना चाहते, तो बट यू हैव टू। देखें ये चीज़ें
सिखाते हैं तभी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये सारी उन्होंने सिखाई और तभी जाके हमें भी समझ आई, वरना आपने पर्सनल स्पेस कितना रखना। You cannot marry your student unless he or she graduates. That's it. बहुत सी चीजें, तो ये सारे वो उस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं सबके लिए सबके ये ऐसा नहीं होता पूछने का मतलब ये है, this is the main problem that we are facing. Exactly. इंटरव्यू कर लेते हैं, अगले दिन वो क्लास में जाता है और उसको पता नहीं होता मैंने कौन सा पता भी नहीं मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो कहता है यार यूडी ने आपको ये सब्जेक्ट दी है, चलो आप एग्जैक्टली। और आप उनकी जरा बॉडी लैंग्वेज चेक किया करें कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। मैं 2 दफा यंग टीचर्स उनको, तो वो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, इवन मेल स्टूडेंट्स के साथ वो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे अपने गुजरे में या अपने किसी इनफॉर्मल सेटिंग में बैठे। दिस इज नॉट द वे टू, ये तो एक बहुत ही फॉर्मल सेटिंग, इसकी एक अपनी सैंक्टिटी। इस सैंक्टिटी को अगर आपको समझ नहीं आएगी तो ये डेकोरम अगर मेंटेन नहीं होगा तो यहाँ तो लर्निंग हो नहीं सकती। ये आप कैसे लर्निंग, आपका ख्याल है कि आप बहुत कैजुअल जाएंगे तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। दिस इज रॉन्ग ऑल टुगेदर। ये वेस्ट जैसे सोसाइटी में भी बहुत डिस्करेज किया जाता है। आपने क्लासरूम सैंक्टिटी क्लासरूम सैंक्टिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आए। क्लासरूम सैंक्टिटी का मतलब ये है कि जब मैं आपसे बात करूँगा और आप मुझसे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। वहाँ पे फ्लोरिडा यूएस में भी सबसे ओपन स्टेट, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स वो शॉर्ट्स पहन के और वो पहन के फ्लिप फ्लॉप्स में वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप बैठ जाए, आप वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आप, मेरा जो स्टेटस है जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो स्टेटस नहीं चेंज होगा। आप मुझे सर कहेंगे या आप मुझे डॉक्टर कहेंगे। वहाँ सर का वो नहीं है, सर यूरोप में ज़्यादा, जब हम नॉर्वे में तो वहाँ सर का रिवाज ज़्यादा था, ये लोग डॉक्टर कहेंगे या टीचर कहेंगे। तो वो आप मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते, वरना मैं आपको ऐसे कि this is the thing that I have witnessed in a classroom. How can you ask this kind of a person? वो अगर आप वहाँ किसी से पूछ लें कि तुम किस जगह के हो, वो तो आप पे जाके कंप्लेंट कर देगा कि मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आप क्यों पूछ रहे हैं किसी से कि आप किस जगह के? एक दफा मैं एक बिल्डिंग में एंटर हो रहा था, मेरे पीछे खातून आ गई, and out of courtesy I opened the door for her. She minds so much. उसने कहा क्या मतलब, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। उसने कहा क्या तुम्हारा क्या मतलब था कि मुझे दरवाजा खोलना नहीं आता, ये कोई भारी दरवाजा है। And I was really shocked because this is the culture. उसने कहा मुझे दरवाजा खोलना आता, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट तो ये है कि मैं जिस तरह फिर रहा हूँ या फिर रही हूँ तो आप मुझे स्टेयर नहीं करेंगे, ये रिस्पेक्ट। ये तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आप बच्चों से पूछें आपके वैल्यू सिस्टम क्या है। वो हमारा बहुत अच्छा वैल्यू सिस्टम है, वो जो मशवरा बड़े जो बातें हैं तो हम खड़े हो जाते हैं बस। व्हाट नेक्स्ट, इस एक दूसरा भी बताए ना तो दूसरा नहीं। दिस इज, ये तो रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट तो ये है कि मैं जब क्लास में आके पढ़ाना शुरू किया यूएस से, तो बड़ी क्लास है हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो बड़ी क्लास थी और एक लड़की थोड़ी लेट आई और पीछे दरवाजे से आ रही थी और ऐसे आके आगे बैठी। तो जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुंची वो सारी ओरिएंटेशन वहीं पे थी। ये उनकी क्लास फेलो थी, ये कोई बाहर से नहीं आई हुई थी। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में तो मैं, और लिटरली मैं चुप हो गया जब, क्योंकि वो सारी ओरिएंटेशन वैसे हो गई थी ना, तो मैं पढ़ाते हुए रुक गया। जब वो वापस नॉर्मल पोजीशन पे सारे लोग आ गए तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा कल को आप सब लोग पास आउट होंगे, ये कहीं किसी पोजीशन पे होगी, आप किसी पोजीशन पे होंगे, तो आप लोग तो कुलीग्स हैं, आप लोग तो स्ट्रेंजर्स भी नहीं हैं, ये कैसे कर सकते हैं? मतलब मुझे सड़क पे तो समझ आता है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप घर में भी यही करते होंगे। ये तो बहुत अजीब है। आप देखिए स्ट्रेंजर्स तक तो चले ठीक, वो भी नहीं है, लेकिन वहां तक तो समझ आती है। आप नॉन लोगों को कैसे ये कर सकते हैं, मतलब इतना सेंस भी नहीं। तो these are the cultural values that we need to inculcate as well. I have a question. सर जैसे आपने बताया जो स्कूल में सिस्टम वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं सिखाई जाती या टाइम नहीं होता, तो एक तो कंपटीशन है स्कूल्स के दरमियान,
कि मार्क्स ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए टीचर को ये टारगेट दिया जाता है कि आपने कोर्स रिवीजन भी करनी है और उनको पढ़ाना भी है, तो वहाँ तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन वो कोर्स कंटेंट्स होते हैं और टाइम स्पेन होता है तो उसमें कवर नहीं होते। एक जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है तो ये मोस्टली 4 मंथ्स का होता है, इसमें छुट्टियां भी आती है, मिड टर्म फाइनल टर्म वो भी होते हैं। सर हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि ये पेपर आपने इस तरह बनाने, इतने क्वेश्चन बनाने, इतनी एमसीक्यूज आपने बनाने। अगर टीचर इस तरह करे कि सर मेरी मर्जी है, अगर मैं किसी को केस स्टडी दे उस पे मार्क्स दे, मैं एक रिसर्च पेपर दे, लेकिन मैं स्टेप वहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि वो सेमेस्टर रूल्स में ऐसे हैं, तो हम किस तरह सर वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं? मैं ये बता रहा था कि इसके लिए कोई एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके पढ़ाने ये स्किल है, ये आपको पढ़ाने का स्टाइल है। क्लास रूम क्विज़ेस तो हम सब लेते हैं, कुछ के मार्क्स होते हैं, कुछ के वो 20 मार्क्स तो आपके पास असाइनमेंट वाले, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप वो कहते हैं कि 80% कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है 50% एमसीक्यूज रखें, 50% ओपन एंडेड क्वेश्चन रखें, दोनों में आप अकाउंट कर सकते हैं। एमसीक्यूज रखें, उसके नीचे एक छोटा सा डब्बा बना दें, एक्सप्लेन, 2-3 स्टेप में एक्सप्लेन कर लेगा, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा उससे। हमारे पास टू बी ऑनेस्ट हमारे पास लेवरेजेस हैं, हम यूज कर सकते हैं, काफी हकीकत में काफी लेवरेजेस हैं, हम उनको किसी रूल्स को चेंज किए बगैर भी उनको यूज किया जा सकता है। Think innovative, and I'm not saying this because you're sitting in front of me. I really appreciate you that you are here and you are learning. All of you can do that. You are all capable of doing that because you are here because you have the zeal of learning, right? वरना क्यों घर में सबके काम है, समर ब्रेक है, ईद गुजरी है, सबको बड़े मसले हैं, लेकिन आप लोग बैठे होंगे। So this is something which is very encouraging. सर एक और चीज, क्योंकि आप बाहर रहे हैं तो एक सवाल जो अक्सर हम सुनते हैं, सर मैं जब बीबी ऑनर्स करी थी तो अक्सर टीचर्स हमें कहते थे कि आपको तो हम हर बाहर पढ़ाते हैं, बाहर ये सिस्टम नहीं होता। बाहर ये होता है कि पहले से आपको नोट्स मिल जाते हैं, यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ एंड द नेक्स्ट डे यू विल कम टू द क्लास एंड द टीचर विल आस्क यू फॉर 10 मिनट्स कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है या जो समझ नहीं आए वो पूछ लें, हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव नो क्वेश्चन द टीचर विल लीव। तो इस तरह की कहते हैं कि वहाँ पर वो है। तो एक चीज़ जो मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ को विटनेस किया कि जैसे डॉक्टर मरियम हमें जब आपका फॉर एग्जांपल सेशन होता था 3 बजे तो रात से ही हमें ईमेल कर दिया करती थी आपका पूरा जो लेक्चर होता था, तो वो हम पहले से सुबह से पढ़ के फिर आपका लेक्चर सुनते थे। तो आई मीन वो बेहतर हो जाता था। तो इज इट ट्रू कि बाहर जो है वो इस तरह का सिस्टम है और समथिंग लाइक दैट? यूरोपियन सिस्टम में भी पढ़ा हूँ, यूएस सिस्टम में टीचर टू टीचर टीचिंग स्टाइल वेरी कर, मगर टीचर का काम टीच कर। मैं आपको ये कर सकता हूँ कि आपको नोट्स दे दूँ, सुबह जब आप आ जाएं तो मैं उस पर आपको एक 2 मिनट का, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का क्विज दूँ। उसमें मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि ये ठीक है कि ये ठीक, अगर मैं उस पर आपको इवेल्युएट नहीं करूँ फिर मैं पढ़ाऊँगा और उसके बाद क्लास स्टार्ट होने से पहले वही क्वेश्चन दोबारा पूछूं। तो मैं सिर्फ अपने उसके लिए ये चेक करने के लिए कि आपको जब नहीं पढ़ाया था और आपको जो जिसको प्री पोस्ट किया वो मैं कर सकता, लेकिन मैं आपको बगैर पढ़ाए ये नहीं कर सकता कि मैं ये आप खुद पढ़ के आ जाए, तो फिर मैं इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ? ये तो देखिए इट्स अ मिथ लाइक। और ये जहाँ आपने डॉक्टर मरियम का नाम लिया और मुर्तजा, ये बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल है, तंग भी बहुत करते हैं, लेकिन दिस इज देयर जॉब, दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली और दे आर रियली encourage them as well. आखिरी क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। तो हमें तंग करते आप तो तंग ना करें सर। Just want to add something what madam asked. मैं खुद यूएस में मैंने 1 साल गुजारा है और वहाँ पे टीचर्स यस इट्स ट्रू आपको रात से असाइनमेंट देते हैं कि जी आप ये चैप्टर पढ़ लो, फिर आप कहते हैं कि कल क्लास आओ एंड शी यूज्ड टू डू दैट थिंग प्रैक्टिकली कि जी आपका नॉलेज कितना माइंड में रिटेन हुआ, तो वो आपको थ्योरी आप खुद भी पढ़ लेते हो, बट हाउ टू इफेक्ट दैट थ्योरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम, तो वो चीज़ सर बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इन कंपैरिजन टू यूएस इज वे मोर डिफरेंट। वहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग होती है, यहाँ पे क्रैम नॉलेज। आप मेरी स्टूडेंट रही हैं? यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स।